जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम जीके और जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। आपको वीडियो को एंड तक देखना है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। चलिए देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। ये सब चीज़ें जो है ना, आपसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो डिस्कस कराए जाते हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है ना वो क्लियर हो सके। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले देखिए, अगर बात करते हैं मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो जो देखिए मुगल वंश जो है ना वो भारत में 1526 में स्थापित किया गया था। 1526 में बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। बाबर ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और बाबर ने और भी युद्ध लड़े थे जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। देखिए उसके बाद आपके हुमायूं आए थे। ठीक है, हुमायूं के बाद आपके अकबर आए थे। अकबर जो है ना 1556 में उन्होंने गद्दी संभाली। 1556 में उन्होंने क्या संभाली, गद्दी संभाली। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने लड़ा हेमू के साथ और अकबर इसमें विजयी हो गए थे। तो इस तरीके से अकबर ने भी क्या हुए, शासन पर अकबर ने शासन किया। उसके बाद अकबर ने एक युद्ध लड़ा था 1576 में, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। तो ये अकबर का युद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अंतिम मुगल सम्राट के बारे में बताइए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है ना अंतिम मुगल सम्राट था, जो कि 1837 से 1857 तक शासन किया। उसके बाद जो 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो क्रांति में इसने क्या किया था, क्रांति जो हुई थी उसमें क्रांति में इसने भाग लिया। तो उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने इसे क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने इसे म्यांमार की राजधानी बर्मा में भेज दिया था, कैद करवा करके। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रीष्म अयनांत की, तो ये कब होता है, 21 मार्च, 21 जून, 21 अप्रैल या फिर 21 जुलाई। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 21 जुलाई को जो है ना ग्रीष्म अयनांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में टिग्रिस नदी बहती है। देखिए जो टिग्रिस नदी है वो किस देश में बहती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। टिग्रिस नदी तुर्की की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है, जो कि आपकी कहाँ पर बहती है, इराक में बहती है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इराक। टिग्रिस जो नदी है इसी के किनारे पर इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद इसी के किनारे पर बसा हुआ है। बगदाद जो शहर है इसी के किनारे पर बसा हुआ है, टिग्रिस नदी के किनारे पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं सिख धर्म की, तो सिख धर्म को जो स्थापित किया था वो 15वीं शताब्दी में शुरुआत की थी इसकी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी, 15वीं 16वीं शताब्दी में। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए जो सिख धर्म था वो 10 सिख गुरुओं में विभाजित था। जैसे कि पहले सिख गुरु आए, गुरु नानक देव, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, सिख धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद ऐसे 10 गुरु चलते गए और लास्ट में जो अपने गुरु आए थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ना उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 10 गुरु आ गए। उसके बाद एक जो पुस्तक थी जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को गुरु के रूप में माना गया और जो है ना अभी तक वही पुस्तक चल रही है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो अपने यहाँ पे आप लोग लगाएंगे कि 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी गुरु नानक देव ने। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन आपसे इतिहास से पूछा गया है। इतिहास में आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि गुजरात राज्य में पहली बार जजिया टैक्स लागू करने वाला शासक कौन था। तो देखिए जजिया कर क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम जजिया कर के बारे में बात करते हैं।
तो जजिया कर एक ऐसा कर होता है जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता है। मान के चलो आप लोग हिंदू हो, ठीक है, आप लोग हिंदू हो और आपके जो राज्य है या फिर आपका जो मोहल्ला है वहाँ पर किसकी सरकार है? मुस्लिमों की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में आपसे ऐसा जजिया टैक्स लिया जाएगा और जजिया टैक्स गैर मुसलमानों से ही लिया जाता था। तो इस वजह से क्या करते थे, जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे जैसे हिंदू हो गया, ये सब होते थे, वो क्या करते थे, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे इस्लाम धर्म में। इस तरीके से ये जजिया कर लिया जाता था। और जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो जजिया कर की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जजिया कर की शुरुआत करी गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इसको समाप्त किसने किया था? तो मुग़ल बादशाह एक अकबर था। कौन सा? मुग़ल बादशाह अकबर, उसने इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। अकबर के बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब ने इसको फिर से शुरुआत कर दी, औरंगजेब के द्वारा इसे फिर से लागू कर दिया गया। और उसके बाद जब सबसे लास्ट में अपना जो जजिया कर समाप्त हुआ पूरी तरीके से, उसे पूरी तरीके से समाप्त किसने कर दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि एक मुग़ल सम्राट था, इसने 1720 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर को लागू किसने किया था? तो कौन सा शासक था जिसने गुजरात में पहली बार जजिया टैक्स को लागू कर दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम के द्वारा 1414 में जजिया कर की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके हिसाब से। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? देखिए जो एक्सरे है, एक्सरे किरणें हैं, उनके आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उनके आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं डब्ल्यू.सी. रोंटगन। जो डब्ल्यू.सी. रोंटगन हैं उन्हें एक्सरे किरणों के आविष्कार के रूप में जाने जाता है। एक्सरे किरणों की इन्होंने क्या की थी? आविष्कार किया था। इसी वजह से सन 1901 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें पहली बार प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? डब्ल्यू.सी. रोंटगन को। और एक्सरे किरणों की इन्होंने खोज की थी। अब देखिए यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस आपके इस वीडियो में कराएंगे। देखिए सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो इसके हम आंसर की बात करते हैं। जो लिपुलेख दर्रा है वो आपका उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर है लिपुलेख दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड में 2 दर्रा और हैं, आपको याद रखने हैं। आपको उत्तराखंड के टोटल 3 दर्रे याद रखने हैं। आपको कौन कौन से? एक तो माना दर्रा हो गया, कौन सा? माना। दूसरा हो गया नीति। तीसरा हो गया लिपुलेख, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख। तो माना, नीति, लिपुलेख जो 3 दर्रे हैं वो आपके कहाँ पर हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे कि माना, नीति, लिपुलेख ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं उत्तराखंड में। इसको याद रखने की ट्रिक है मालिनी। कैसे याद रख सकते हैं? मालिनी। तो मालिनी से आप लोग याद रख सकते हैं कि माना, नीति और लिपुलेख ये 3 दर्रे आपके उत्तराखंड राज्य में हैं। उसके बाद आपका आ जाता है सिक्किम राज्य। तो सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? एक तो आपका दर्रा है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला। तो जेलेपला दर्रा भी आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये 2 दर्रे हो गए जो कि आपके सिक्किम में स्थित हैं। अब आपके जम्मू कश्मीर राज्य आ गया और जम्मू कश्मीर में आपके 3-4 दर्रे हैं, उनको आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका कौन सा हो गया? एक तो आपका हो गया यहाँ पर जोजिला दर्रा। कौन सा हो गया? एक तो आपका जोजिला दर्रा हो गया, ठीक है। कौन सा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा हो गया आपका। उसके बाद आपका काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम। काराकोरम। तो काराकोरम दर्रा जो है ना वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आपका पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल भी आपका कहाँ पर है? पीर पंजाल दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उसके बाद आप लोग बर्निहाल दर्रा। कौन सा? बर्निहाल दर्रा। बर्निहाल दर्रा। तो बर्निहाल दर्रा भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लास्ट में आपको एक याद रखना है बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। तो आप ये 4-5 दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं जम्मू और कश्मीर के। कौन कौन से? जोजिला दर्रा हो गया, काराकोरम, पीर पंजाल, बर्निहाल और बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो 5 दर्रे आपको जम्मू कश्मीर के याद रखने हैं। अगर पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं कि म्यांमार जो देश है अपना पड़ोसी देश है और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो म्यांमार का सबसे बड़ा जो शहर है वो है यांगून। क्या नाम इसका? यांगून इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी कई बार पूछता है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ। क्या होती है? म्यांमार की राजधानी नेपिडाओ इसकी राजधानी है। ठीक है, आप लोग मुझे इसकी जो मुद्रा है वो कमेंट करके बताइए कि म्यांमार में कौन सी मुद्रा चलती है। ठीक है, और म्यांमार का एक बहुत ही फेमस समुदाय था जो कि भारत में प्रवेश कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बवाल चला था। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि म्यांमार का कौन सा समुदाय है वो। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। कोई तत्व है उसकी जो संयोजकता होती है वो किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन यहाँ पे पहला जो कथन है वो कह रहा है कि त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, दूसरे वाले में आपसे कह रहा है कि ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और तीसरे वाले में आपसे कह रहा है कि साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जो अपना कोई पदार्थ होता है उसकी संयोजकता जो है ना वो किस पर निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है इसकी संयोजकता। तो इसकी जो संयोजकता है वो किस पर निर्भर करती है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। तो आपने देखिए आंसर इसका जो है ना वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सभी पर। यानी कि जैसे आपने देखा कि पहले वाले जो अपना कथन है उसमें कहा गया है कि त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, मतलब कोई तत्व है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को त्याग रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं तो उस पर भी निर्भर करती है। उसके बाद ग्रहण, जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उस पर भी निर्भर करेगी, और जो जितने इलेक्ट्रॉन को वो साझा करता है उस पर भी निर्भर करती है। यानी कि तीनों इसके हो जाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा तीनों, सभी हो जाएंगे इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? सबसे पहले कह रहा है कि भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। दूसरे में कह रहा है कि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। और तीसरे कथन में कह रहा है कि संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे आपका सही आंसर है। सबसे पहले तो आप लोग इसका देखिए कि आंसर आपका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सही जो सारे कथन हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सही है। अब कथन की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले कथन में आपसे बोला गया है कि भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। ये क्या है? बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा आपसे कह रहा है कि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरे में आपसे कह रहा है कि संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो तीनों अपने सही हैं, इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि सभी इसमें सही हैं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है संविधान से, और संविधान में आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का या फिर के कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल से संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं आपातकाल शब्द के बारे में, तो भारतीय संविधान जो है ना उसमें आपातकाल जो है ना वो 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। पहला आपातकाल आता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जब कोई विदेशी देश अपने देश पर आक्रमण कर दे, या फिर अपने भारत के ही अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाएगा, और राष्ट्रीय आपातकाल आता है अनुच्छेद नंबर 352 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद नंबर 356। अनुच्छेद नंबर 356 में बात कही गई है राज्य के अंदर आपातकाल, यानी कि राजकीय आपातकाल, जिसे आप लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। मतलब कोई राज्य है जो अपना केंद्र है उसकी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के अंदर क्या लगा दिया जाता है? राज्य के अंदर लगा दिया जाता है राजकीय आपातकाल, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग राष्ट्रपति शासन को कौन से में लगाएंगे? अनुच्छेद नंबर 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन आता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद नंबर 360। अब अनुच्छेद नंबर 360 में चर्चा की गई है वित्तीय आपातकाल की। किसकी?
वित्तीय आपातकाल की, यानी कि फाइनेंशियल जो अपना वित्त होता है, धन होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे हम, वित्तीय आपातकाल लगाएंगे। अनुच्छेद नंबर 360 के तहत इसकी चर्चा की गई है। यानी कि अपने जो भारतीय संविधान है उसमें 3 तरीके का आपातकाल हैं, तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन मिला लेते हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि 1 2 3 तीनों सही हैं, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें घुलनशील जो उत्पाद होते हैं उनके परिवहन को क्या कहा जाता है, उनके वहन को क्या कहते हैं, तो उनके वहन को कहते हैं स्थानांतर। क्या कहते हैं, स्थानांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने की अनुमति देता है। देखिए, एक कोशिका होती है, एक सेल होती है, उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जो कि उसको कुछ पदार्थों को अंदर आने की और बाहर जाने की अनुमति प्रदान करता है। तो कोशिका द्रव्य, या फिर जीव द्रव्य, या फिर कोशिका भित्ति, या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर पता क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होती है जो कि प्रत्येक सजीव कोशिका की जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर के बना होता है। इसमें से सबसे बाहरी एवं भीतरी जो परतें होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, और जो बीच वाली परत होती है वो किससे बनी रहती है, वो वसा से बनी रहती है, यानी कि फैट से बनी रहती है। ठीक है, यह कोशिका की आकृति का निर्माण करती है एवं जीव द्रव्य की रक्षा करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है क्या करती है, कोशिका की आकृति का निर्माण करती है, और जीव द्रव्य जो होता है इसके अंदर, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है, उसका क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। देखिए दोस्तों, एक और आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर केसर की खेती होती है, और वहाँ पर एक स्थान है पंपोर नामक स्थान, वहाँ पर जो है ना केसर की उच्च गुणवत्ता वाली किस्म उत्पन्न होती हैं। तो आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेट किसे कहा जाता है, तो अपना जो यहाँ से जैसे ग्रास नली जाती है, ठीक है, ग्रास नली यहाँ से आपकी कहाँ पर पहुँच गई है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना आमाशय हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आमाशय हो गया, स्टोमक हो गया। स्टोमक में 3 भागों में बटा रहता है। जैसे सबसे पहले भाग को कहते हैं कार्डियक, दूसरे भाग को जो बीच में रहता है उसे कहते हैं फंडिक, और तीसरा जो भाग होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक। ठीक है, पहले भाग में कार्डियक में पाया जाता है HCl पाया जाता है, जो कि क्या करता है, सभी प्रकार के बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है, और जो पेट के कीटाणु होते हैं उनको मार कर क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो आपका पेट में पाया जाता है, और पेट में कौन सी परत में पाया जाता है, तो कार्डियक नाम की एक परत होती है, कार्डियक नाम का एक भाग होता है आमाशय का, उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब जो फंडिक आता है आमाशय का दूसरा जो अपना बीच वाली जो होती है भाग, उसे कहते हैं फंडिक, और फंडिक में रूझी नामक एक आकृतियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रूझी। ठीक है, तीसरा आपका आता है पाइलोरिक, और पाइलोरिक में ही आपकी जो जठर ग्रंथि हैं वो पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से ही जठर रस निकलता है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, पेट के बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है तथा त्रिज्या पृथ्वी से दुगनी है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा वहाँ पर। जैसे कि माना कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है, तो ऐसे ग्रह पर जिसका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी के बराबर है, और पृथ्वी जिसकी त्रिज्या क्या है, पृथ्वी से दुगनी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या कहलाएगा। तो वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण जो है ना क्या हो जाएगा, वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा G/4, यानी कि जो अपना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपका ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को क्या कहते हैं। अगर पृथ्वी अचानक कांपती है या फिर थरथराती है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे कहा जाता है भूकंप आना, पृथ्वी पर भूकंप आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जामिनर कि भूकंप की तीव्रता को किस में नापा जाता है। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे नापते हैं सीस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को सीस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। और अगर भूकंप का अध्ययन किसी व्यक्ति को करना है तो वो अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा होता है। तो किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। सबसे पहले आपके सामने है अभ्रक यानी कि माइका, दूसरा लोहा, तीसरा मैग्नीज और फोर्थ आपके सामने है जो लिग्नाइट। तो भूरा हीरा किसे कहते हैं, भूरा हीरा कहते हैं लिग्नाइट को। किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा हीरा भी कहते हैं। इसे प्रायः भूरे कोयले के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से संपीड़ित पीठ से निर्मित एक मुलायम भूरा दहनशील अवसादी सेल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका लगा लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं यथा सेविंग, प्रिंटिंग, कॉपिंग और पेंटिंग आदि। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है NIC, दूसरा आपसे कह रहा है कि मेन्यू बार, तीसरा स्टेटस बार और फोर्थ कह रहा है कि NIC। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, उसमें NIC जो होते हैं, क्या होते हैं NIC मानक टूलबार, मानक कार्यों के लिए ऐसे उपकरण होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, सेविंग का काम, जैसे Ctrl+S दबा के, Ctrl+P दबा के प्रिंटिंग का काम किया जाता है, Ctrl+C से कॉपी हो जाता है इस तरीके से, और Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोगों ने रीजनिंग वाले प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, क्योंकि आपकी जो रीजनिंग है वो 35 क्वेश्चंस की आने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग उसका वेटेज सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। तो रीजनिंग को आपको मजबूत करके जाना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है ना अच्छे से अच्छा हो सके। बस इतना आपसे कहना था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।